हुआ है। चैप्टर 4 के अंदर ही मॉडल्स कटे हुए हैं। जे टॉमसन का मॉडल नहीं लिखा हुआ था, रदरफोर्ड का मॉडल नहीं लिखा था, नील्स बोर का मॉडल नहीं लिखा था। सिर्फ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के डिस्कवरीज के बारे में लिखा था कि भाई किसने डिस्कवर किया, वैलेंसी वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, और उसके बाद आइसोबार आइसोटोप्स क्या होता है। दैट्स इट, चैप्टर खत्म। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, ये बोल के खत्म कर दिया है ना। लेकिन नहीं, हमें हमने मॉडल्स पढ़ लिए हैं तो कोई गुनाह नहीं किया है ना, हमें पढ़ना था क्योंकि इसलिए हमने पढ़ा है, पढ़ने के लिए पढ़ा है। तो अब यहाँ पे जब रिवाइज करोगे तो भी मॉडल्स को रिवाइज करोगे। तो ग्रेविटेशन चैप्टर भी हम उन्हीं के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, क्योंकि जो पिछली बार पढ़ा था हम लोगों ने प्राइवेट वालों के अकॉर्डिंग पढ़ लिया था, कैपलर्स लॉ वगैरह सब पढ़ लिए थे, है ना। अब सबसे पहले अब जो हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ग्रेविटेशन स्टार्ट करेंगे। ग्रेविटेशन चैप्टर ये हमारा 3 से 4 क्लासेस में फिनिश हो जाएगा। कितनी क्लासेस में? 3 से 4 क्लासेस में। गौतम, कोई बात नहीं, इस बार नहीं दिया इन लोगों में तो क्या हो गया, है ना। तुम्हारे में लेकिन आएगा, तुम टेंशन मत लो, है ना। तुम्हारे में पूरा चैप्टर आएगा प्राइवेट वालों के। अब जो ग्रेविटेशन है, चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करेंगे ग्रेविटेशन का। और ये स्टार्ट करने के बाद, ठीक है, सबसे पहले ये हमारा 3 से 4 क्लासेस में फिनिश हो जाएगा, क्योंकि अभी पिछले बैच में जब मैंने पढ़ाया इंपॉर्टेंस तक हो गया है ना। अब देखो ये जो ग्रेविटेशन है, तो इससे पहले जब हम लोग पढ़ रहे थे तो क्या पढ़ रहे थे हम लोग? हमने चैप्टर 8 और चैप्टर 9 पढ़ा फिजिक्स में। और उसके अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ा? चैप्टर 8 में हमें पढ़ाया गया कि आखिरकार मोशन क्या होता है ना। इस चैप्टर में मोशन था, चैप्टर 8 में। अब मोशन में हमें क्या बताया गया कि जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे चेंज करता है तो उसे हम क्या कहते हैं? मोशन कहते हैं। और चैप्टर 9 में हमें क्या बताया गया? फोर्स बताया गया। और फोर्स का मतलब क्या था? टू पुश और पुल एनीथिंग इज कॉल्ड फोर्स। किसी चीज को खींचना या ढकेलना ही क्या कहलाता है? फोर्स कहलाता है। तो जब हम किसी ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं, पुश या पुल करते हैं, खींचते या ढकेलते हैं, तो वो ऑब्जेक्ट क्या करता है? मोशन करता है, ठीक है। तो चैप्टर 8 ने हमें बताया कि मोशन क्या होता है, चैप्टर 9 ने बताया कि आखिरकार मोशन क्यों होता है। मोशन क्यों होता है? फोर्स लगाने की वजह से होता है, ठीक है यहाँ तक। अब यहाँ पे चैप्टर 10 हमें बताएगा क्या? फोर्स का एक टाइप, ठीक है। तो ये क्या बताएगा हमें? फोर्स का एक टाइप बताएगा। कौन सा टाइप बताएगा? ग्रेविटेशन बताएगा। क्या बताएगा? ग्रेविटेशन, ठीक है। तो ग्रेविटेशन क्या है? एक तरीके का फोर्स है। क्या है? एक तरीके का फोर्स है। फोर्स का एक प्रकार है, फोर्स का एक टाइप है, जिसके बारे में किसने बताया था? एक आइजैक न्यूटन नाम के साइंटिस्ट थे। कौन थे? आइजैक न्यूटन नाम के साइंटिस्ट थे। और ये जो आइजैक न्यूटन नाम के साइंटिस्ट थे, ये कहाँ बैठे हुए थे? ये बैठे हुए थे भाई एप्पल के पेड़ के नीचे। कहाँ बैठे हुए थे? एप्पल के पेड़ के नीचे क्या हुए थे? ये बैठे हुए थे। ये भाई ने कपड़े वपड़े पहना दो क्या जरा? लो पहना दिए। अब ठीक है, ठीक है। तो ये अरे नहीं, लंगोट अंगोट रह गई, इनकी पैंट भी रह गई। तो ये जो हमारे न्यूटन थे, तो अब यहाँ पे सबसे पहले तो ये न्यूटन कहाँ बैठे हुए थे? एप्पल के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। तो जब ये एप्पल के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे तो क्या होता है कि भाई उस पेड़ से एक एप्पल टूट के सीधा आके कहाँ गिरता है? इनकी टाट पे, इनके सर पे गिरता है कि नहीं? हम्म। तो ये जो एप्पल था ये टूट के कहाँ गिरता है? उनके सर पे गिरता है, ठीक है। जैसे इनके सर के ऊपर गिरता है तो ये साइंटिस्ट कौन थे हमारे? आइजैक न्यूटन। कौन थे? आइजैक न्यूटन। आइजैक न्यूटन नाम के साइंटिस्ट थे। और ये कब की बात है? 1665 में। कहाँ की बात है? इंग्लैंड के एक पेड़ की बात है ना। एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे इंग्लैंड में 1665 में। कौन? आइजैक न्यूटन बैठे थे। उस समय इनकी उम्र थी मात्र 23 साल, है ना। 23 साल के लौंडे थे, लड़के थे, है कि नहीं। तो वहां पे किसमें? 1665 में इंग्लैंड के एक पेड़ के नीचे 23 साल का लड़का बैठा हुआ था, जिस लड़के का नाम था आइजैक न्यूटन। और अगर ये पाकिस्तान में होता तो फिजिक्स खत्म। बिल्कुल सही बात है ना, बम ही गिरता। कोई बात नहीं, हाँ, कोई बात नहीं, पेड़ की पूरी डाली ही गिर जाती, है ना, तब भी खत्म ही हो जाता है। तब बिल्कुल ख्याल नहीं आता। तो यहाँ पे सबसे पहले तो जैसी एप्पल ऊपर से टूट के गिरा, तो गिरने के बाद भाई इनके मन में ख्याल आया, क्योंकि कभी कभी क्या आता है इनके मन में? ख्याल आता है ना। तो जैसे ही इनके मन में ख्याल आया तो इन्होंने क्या सोचा कि भाई ये जो एप्पल ऊपर से गिरा है तो ऊपर से नीचे की तरफ ही क्यों आया है? ये ऊपर भी तो जा सकता था, है ना। जैसे ड्रॉप हुआ तो टूटने के बाद तो नीचे ही क्यों आया? है ना। हम लोग देखते हैं ये मार्कर है, छोड़ा कहाँ आ गया? नीचे आ गया। छोड़ा नीचे आ गया। मैं तो कुछ नहीं किया, मैं तो बस क्या होल्ड किया था एंड ड्रॉप किया, नीचे आया।
तो फिर उन्होंने सोचा कि भाई आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है कि हम किसी भी चीज को अगर एक सर्टेन हाइट पे ले जाते हैं और जब उस हाइट से ड्रॉप करते हैं तो उस हाइट से ड्रॉप करने के बाद वो चीज कहाँ आती है, नीचे की तरफ ही क्या होती है भाई, अट्रैक्ट होती है। हम्म ठीक है। तो अब इतने सालों से तुम कहोगे कि भाई सेब नीचे गिरा तभी जब सर पे लगा तभी अकल आई, है ना, कर इतने सालों से ये करता था, लेकिन जब इतने सालों से ये करता था ये भी तो नीचे ही जाता था, तब कभी ख्याल नहीं आया कि जो ऊपर से नीचे गिरती है वो किसकी वजह से होती है, ग्रेविटेशन की वजह से। लेकिन कोई बात नहीं, देखो सर पे लगा तो दिमाग का ताला खुला, तभी उन्हें पता लगा क्या होता है ना। तब इसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, इसके बाद इन्होंने क्या दिया भाई, ग्रेविटेशन की थ्योरी दी। अब उस थ्योरी में कब दिया, 1680 में, है ना। तो 1680 में उन्होंने क्या बोला, कह रहे देखो 1665 1680 बड़ा टाइम है ना। तो अब यहाँ पे देर आए दुरुस्त आए, कोई बात नहीं। तब इन्होंने क्या बताया कि आखिरकार ग्रेविटेशन होता क्या है। तब इन्होंने क्या बताया, इन्होंने ये बताया कि अगर दो ऑब्जेक्ट हैं, क्या है, दो ऑब्जेक्ट हैं, अगर दो ऑब्जेक्ट हैं और दोनों ऑब्जेक्ट का खुद का मास है, दोनों ऑब्जेक्ट का खुद का मास है, तो ये दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट। हम्म नहीं जीशान, तुझे किसने बताया ये, जीशान तुझे किसने बताया। देखो यहाँ पे सबसे पहले तो न्यूटन ने क्या दिया थ्योरी में, जब न्यूटन ने थ्योरी में दिया। हम्म तो जब न्यूटन ने क्या किया, अरे कोई नहीं, वो सिर्फ भैया अफवाह उड़ा रहे हैं, ठीक है, भैया सच नहीं बोल रहे हैं, वो भैया झूठ बोल रहे हैं, ठीक है जीशान, विश्वास नहीं करना है। अब इसके बाद तो यहाँ पे क्या हुआ कि दो ऑब्जेक्ट है ना, दो ऑब्जेक्ट जिनका खुद का मास है, दो ऑब्जेक्ट जिनका खुद का मास है, वो दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अपनी तरफ क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे को अपनी तरफ क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, है ना। तो न्यूटन ने क्या बोला कि भाई दो ऑब्जेक्ट हैं, अगर दोनों ऑब्जेक्ट का खुद का मास है तो दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अपनी तरफ क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। और जिस फोर्स के द्वारा अट्रैक्ट करेंगे वो कौन सा फोर्स होगा, ग्रेविटेशन फोर्स होगा, ठीक है, यहाँ तक कौन सा फोर्स होगा, ग्रेविटेशन फोर्स होगा। तो ग्रेविटेशन क्या है, एक तरीके का फोर्स है, एक तरीके का क्या है, फोर्स, इट इज अ टाइप ऑफ फोर्स, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला, दो ऑब्जेक्ट हैं जिनका खुद का मास है तो दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अपनी तरफ क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। जब ये दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेंगे तो वो फोर्स कहां से लगेगा, वो दोनों ऑब्जेक्ट के सेंटर से लगेगा, कहां से लगेगा, सेंटर से, कहां से आएगा, सेंटर से आएगा फोर्स, ठीक है यहाँ तक। अब देखो जब ये ऑब्जेक्ट इसको अपनी तरफ खींचेगा तो ये फोर्स इस डायरेक्शन में आएगा, और जब ये ऑब्जेक्ट इसको अपनी तरफ खींचेगा तो ये फोर्स इस डायरेक्शन में आएगा। तो जब ये खींच रहा है तो फोर्स की डायरेक्शन ये खींच रहा है तो फोर्स की डायरेक्शन ये, है ना। तो देखो, तो दोनों ऑब्जेक्ट तो एक दूसरे पे जो फोर्स लगा रहे हैं वो फोर्स क्या है भाई, कॉमन है, ठीक है। वो फोर्स क्या है, कॉमन है। वो कौन सा फोर्स कॉमन है, वो फोर्स कौन सा है भाई, ग्रेविटेशन फोर्स, ठीक है। कि ये ऑब्जेक्ट भी ग्रेविटेशन फोर्स से खींच रहा है और ये फोर्स, ये ऑब्जेक्ट भी किससे खींच रहा है, ग्रेविटेशन फोर्स से खींच रहा है, ठीक है। हम्म ठीक है, यहाँ तक किसके, ग्रेविटेशन फोर्स के खींच रहा है। तो अब देखो, इसकी डायरेक्शन इधर है, इसकी डायरेक्शन इधर है, तो जब दोनों की डायरेक्शन इधर है तो देख रहे हो कि डायरेक्शन अपोजिट है। जब डायरेक्शन अपोजिट है तो हम क्या कहते हैं, एक्शन रिएक्शन, क्या कहते हैं, तो ये कौन से पेयर हुए, एक्शन रिएक्शन पेयर हुए, ठीक है। चलो क्लियर है यहाँ तक, एक्शन रिएक्शन पेयर। तो पता लग गया हमें कि भाई ग्रेविटेशन क्या है, कि जब दो ऑब्जेक्ट जिनका खुद का फोर्स हो तो दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अपनी तरफ क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, खींचेंगे, जिस फोर्स के द्वारा खींचेंगे वो फोर्स क्या कहलाएगा, ग्रेविटेशन फोर्स। फोर्स कहां से लगेगा, सेंटर से लगेगा। फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट होगी दोनों ऑब्जेक्ट के लिए, तो उसको क्या बोलेंगे, एक्शन रिएक्शन पेयर कहेंगे, ठीक है यहाँ तक। स्पर्श एक्शन रिएक्शन इसलिए बोला, देखो कि जब ये ऑब्जेक्ट इसको अपनी तरफ खींचेगा तो इसकी डायरेक्शन क्या है, उल्टी। इधर ये जो खींच रहे हैं तो इसकी डायरेक्शन क्या है, उल्टी है। तो दोनों फोर्स की जो डायरेक्शन है वो क्या है, अपोजिट है एक दूसरे से, क्या है, एक दूसरे से अपोजिट है। तो जब अपोजिट है तो एक क्या है, एक्शन और रिएक्शन, एक इधर और दूसरी इधर जा रही है, ठीक है। दोनों फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट है, लाइक अ न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एक्शन रिएक्शन, ठीक है स्पर्श। हम्म तो उन फोर्स को हम क्या कहते हैं, एक्शन रिएक्शन पेयर, और दोनों फोर्स कॉमन फोर्स होगी, कौन सी होगी जाके, ग्रेविटेशन फोर्स, ठीक है। यहाँ तक ध्यान से सुनना है, लिखने पे फोकस नहीं करना।
स्क्रीनशॉट भी ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो इसी बात पे न्यूटन ने क्या दिया, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया किसने, न्यूटन ने। अब जब इन्होंने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया तो इसमें इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि भाई जो फोर्स है ना, कौन सा फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स, तो ये ग्रेविटेशन फोर्स क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, दोनों ऑब्जेक्ट के मास के जो प्रोडक्ट होंगे, ठीक है, दोनों ऑब्जेक्ट के मास के जो प्रोडक्ट होंगे उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा क्या, ग्रेविटेशन फोर्स क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोला जा रहा है किसको, ग्रेविटेशन फोर्स का, है ना। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है, इफ वी इंक्रीज द मास देन force is also increases। तो इसका मतलब क्या है कि भाई अगर हम ऑब्जेक्ट के मास को इंक्रीज करते हैं, अगर हम ऑब्जेक्ट के मास को बढ़ाते हैं तो फोर्स भी अपने आप बढ़ेगा। देखो कैसे, अगर भाई यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट है, दो ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं, है ना, इसका 2 kg और इसका भी 2 kg है मास, है कि नहीं। उन्होंने क्या बोला, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस फोर्स, यानी कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान के सीधे समानुपाती होता है, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। ग्रेविटेशन का मतलब क्या है, गुरुत्वाकर्षण, है ना। अब यहाँ पे सबसे पहले तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, दोनों ऑब्जेक्ट के मास के प्रोडक्ट के, बीच में कुछ नहीं होता तो मल्टीप्लाई होता है, पता है ना मैथ्स में, है कि नहीं। अब यहाँ पे जब इसका फोर्स निकालेंगे तो फोर्स किसके बराबर है, m1 मल्टीप्लाई m2, तो 2 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा, 4 न्यूटन हो जाएगा। अगर मैं इन्हीं दोनों ऑब्जेक्ट का मास चेंज कर दूं 3 kg और इसका भी कितना कर दूं 3 kg, तो इसका मतलब अब इसका फोर्स कितना होगा, 3 मल्टीप्लाई 3 कितना होगा भाई, 9 न्यूटन हो जाएगा कि नहीं होगा। तो ये देखो यहाँ पे जैसे जैसे मैं मास बढ़ा रहा हूं तो फोर्स बढ़ रहा है, जब 2 2 रखा तो फोर्स 4 आया, जब मास मैंने 3 3 रखा तो फोर्स कितना आ गया, 9 आ गया, कितना आ गया, 9 आ गया। तो यहाँ क्या बोला गया कि ग्रेविटेशन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, उनके मास के प्रोडक्ट के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी अगर मैं मास बढ़ाऊंगा तो फोर्स भी बढ़ेगा, ठीक है यहाँ तक। तो ये इन्होंने क्या कहा, न्यूटन ने अपने नियम में सबसे पहली बात कही, इसे क्या मान लिया, इक्वेशन फर्स्ट। देन फिर इन्होंने क्या बोला, देखो दोनों ऑब्जेक्ट के बीच की जो दूरी होती है उसको हम डी से दिखाते हैं और कहीं कहीं आर से दिखाते हैं, तुम डी से दिखा सकते हो, आर से दिखाते हो, लेकिन भाई साइड में मेंशन कर देना कि तुमने डी किसके लिए लिया है और आर किसके लिए लिया है, ठीक है यहाँ तक। अब अगर मैंने डी लिया है भाई, मुझे डी से अच्छा लगता है कि नहीं। अब यहाँ पे इन्होंने अगली बात क्या बोली इस नियम में, इसमें इन्होंने क्या बोला कि भाई जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, उन दोनों ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस के स्क्वायर के, ठीक है। इन्होंने क्या बोला, देखो अगर आमने सामने होगा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अब डी यहाँ किस में आ गया, डिवाइड में आ गया, रेसिप्रोकल में आ गया, तो इसको क्या बोलेंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, क्योंकि किस में आ गया, इनवर्स हो गया, रेसिप्रोकल हो गया ना, नीचे आ गया, तो क्या बोलेंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो क्या बोला गया, द ग्रेविटेशन फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, दोनों ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस के स्क्वायर के क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में क्या हो रहा था, मास बढ़ा रहे थे, फोर्स बढ़ रहा था, लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल में क्या होगा कि भाई अगर मैं डिस्टेंस बढ़ाऊंगा, इफ वी इंक्रीज द डिस्टेंस then force will be decreases। तो यहाँ पे क्या बोला गया कि अगर हम दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस बढ़ा देते हैं, दूरियां बढ़ा देते हैं ना, तो वहां पे क्या होगा, फोर्स कम हो जाएगा, जितनी ज्यादा दूरी होगी फोर्स उतना ही कम होगा। अब देखो एग्जांपल से देख लो कैसे, अगर मैं इसे इक्वेशन 2 मान लेता हूं, देखो एग्जांपल से सबसे पहली बात कि अगर ये दो ऑब्जेक्ट है, अगर इनके बीच का डिस्टेंस 1 मीटर है, भाई कितना मीटर है अगर दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस कितना है, 1 मीटर है, तो अगर मैं इसके अकॉर्डिंग निकालूं,
देखो तो फोर्स क्या है भाई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल डी स्क्वायर के। तो अगर मैं डी की जगह पे 1 रखूं, 1 का स्क्वायर हुआ, तो 1/1 कितना होगा, 1 न्यूटन होगा। किसके बराबर आएगा, 1 न्यूटन के बराबर आएगा। और अगर मैं इसी 1 मीटर की जगह डिस्टेंस 2 मीटर कर दूं, कितना कर दूं, 2 मीटर, तब देखो फोर्स कितना आएगा, डी की जगह पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 2 का स्क्वायर कितना होगा भाई, 4। 4 से इसको काटूंगा तो 0.25 न्यूटन है कि नहीं। तो देखो जब डिस्टेंस 1 मीटर था तो 1 न्यूटन फोर्स आ रहा था, लेकिन जब मैंने डिस्टेंस को 2 मीटर कर दिया, डिस्टेंस बढ़ा दिया, तो फोर्स कितना आ गया, 0.2, एक से भी कम आ गया ना। तो यहाँ देख रहे हो कि जो फोर्स है, ग्रेविटेशन फोर्स है, वो डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि अगर डिस्टेंस को बढ़ाओगे तो फोर्स क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, अगर डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो फोर्स घट जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो पता लगा कि भाई मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्लियर है, यहां तक क्लियर है सबको। क्लियर है, क्लियर, आगे बढ़े। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, वरना न्यूटन बाबा को मिटा रहा हूं यहां से। यस चौंकर, कहां पे रिपीट करना है भाई, बता मुझे। ये न्यूटन का लॉ बता रहा हूं कि न्यूटन ने क्या बोला है ना, कि भाई मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर मास बढ़ाऊंगा तो फोर्स बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन इन्होंने क्या बोला कि डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल में क्या होगा, अगर मैं इसको इंक्रीज करूंगा तो ये डिक्रीज होगा। यस, उल्टा कर सकता है बिल्कुल। देख, अगर मास बढ़ाया फोर्स बढ़ा, तो फोर्स घटाएगा तो मास घटेगा, क्योंकि हमें, है ना, दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट। लेकिन हमें पता है कि मास चेंज नहीं होता, इसके लिए हमें अलग से पढ़ेंगे कुछ ना कुछ चीजें। मास भी चेंज किया जाएगा फ्यूचर में, जब पढ़ोगे सब होगा। चलो आगे बढ़े। सापोर, पहले टॉपिक तो खत्म कर ले, क्वेश्चन तो बाद में आएंगे, अभी खत्म ही कहाँ हुआ है। ठीक है, तो ये दो हुए। अब दोनों इक्वेशन है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अब दोनों इक्वेशन से क्या पता लगता है, कि इस दोनों इक्वेशन से पता लगा है कि ग्रेविटेशन फोर्स इसके भी भाई इससे भी रिलेटेड है, इसके भी प्रोपोर्शनल है, और ग्रेविटेशन फोर्स इससे भी प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब है, यस स्पर्श, बिल्कुल। अब यहाँ पे लेकिन और भी फिनोमिना है। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या बोला गया कि भाई फोर्स देखो, फोर्स इसके ऊपर भी डिपेंडेंट है और फोर्स इसके ऊपर भी डिपेंडेंट है। इसका मतलब ग्रेविटेशन फोर्स इन दोनों के ऊपर ही क्या है, डिपेंडेंट है। इट मींस दोनों इक्वेशन से हमें पता लगा कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, दोनों ऑब्जेक्ट के मास के प्रोडक्ट के m1 m2 के भी क्या है, प्रोपोर्शनल है। और साथ ही साथ 1 अपॉन किसके, 1 अपॉन डी स्क्वायर के भी प्रोपोर्शनल है। ठीक है, यहां तक तो क्या पता लगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, दोनों इक्वेशन से हमें ये पता लगता है कि फोर्स इससे भी प्रोपोर्शनल है और इससे ही प्रोपोर्शनल है, इस पे भी डिपेंडेंट है और इस पे भी डिपेंडेंट है। इट मींस कि ये दोनों के ऊपर ही डिपेंडेंट है। तो फोर्स हमने क्या ले लिया, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मासेस और डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली। ठीक है, यहां तक दोनों इक्वेशन से ये पता लगा हमें। अब यहां देखो, इन दोनों को अगर 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, m1 मल्टीप्लाई m2, डिवाइड में क्या बच जाएगा, डी स्क्वायर। क्या बच जाएगा, डी स्क्वायर बच जाएगा। और जैसे ही मैं प्रोपोर्शनल का साइन हटा के इक्वल टू लेके आऊंगा, प्रोपोर्शनल का साइन हटा के इक्वल टू लेके आऊंगा, तो फिजिक्स में जब हम प्रोपोर्शनल का साइन हटा के इक्वल टू लेके आते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू आती है। अब देखो यहाँ ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो न्यूटन ने कैपिटल जी दिया, क्या दिया, कैपिटल जी दिया, कांस्टेंट वैल्यू। अब यहां देखो तो सबसे पहले तो क्या हुआ, जैसे ही प्रोपोर्शनल का साइन हटके इक्वल टू आया तो इसकी वजह से कांस्टेंट वैल्यू आई कैपिटल जी, और बाकी का बाकी क्या रहेगा, m1 मल्टीप्लाई m2 अपॉन में
डी स्क्वायर बन गया। ठीक है, m1 m2 पहले से था, नीचे डी था, प्रोपोर्शनल का साइन हटा, इक्वल टू आया तो क्या आ गया, एक कैपिटल जी आ गया। ठीक है, जब ये कैपिटल जी आ गया तो देखो यहां से ये बन गया ग्रेविटेशन फोर्स का फॉर्मूला। ठीक है यहां तक। अब इसके बाद ग्रेविटेशन फोर्स का जब फॉर्मूला बन गया तो इसके बाद एक साइंटिस्ट आए हमारे, कौन, हेनरी कैवेंडिश। कौन आए, हेनरी कैवेंडिश नाम के साइंटिस्ट आए। अब इन हेनरी कैवेंडिश ने क्या किया भाई, इस कांस्टेंट वैल्यू को भी दिया कि ये जो कांस्टेंट वैल्यू है कैपिटल जी, इसकी वैल्यू कितनी होगी, आगे फर्दर क्लासेस में पढ़ेंगे इसका डेरिवेशन, है ना। अभी तो सिर्फ हमें वैल्यू को याद करना, आगे हम ये जानेंगे कि आखिरकार ये जो वैल्यू है ना, सिर्फ ऐसे हवा में नहीं फेंक दिया इन्होंने, कैलकुलेटेड वैल्यू है। कौन सी वैल्यू है, कैलकुलेटेड वैल्यू। अब देखो जी की वैल्यू निकालने के लिए एफ यहाँ अकेला है, डी यहाँ डिवाइड में था, इधर आके क्या हो गया, मल्टीप्लाई, m1 मल्टीप्लाई m2, यहाँ दोनों किस में थे, मल्टीप्लाई में, इधर किस में आ जाएंगे, डिवाइड में। अब इधर क्या बच जाएगा, सिर्फ जी बच जाएगा। अब ये जो जी है हमारा क्या है, ये है हमारा यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। ठीक है, और इसकी वैल्यू किसने दी, सॉल्व करके हेनरी कैवेंडिश ने, किसके बराबर, 6.673 इंटू 10 की पावर -11, यानी ये जो कैपिटल जी होता है इस पूरे को सॉल्व करके कितना लेके आए, 6.673 इंटू 10 की पावर -11। इस वैल्यू का जो डेरिवेशन है वो फर्दर क्लासेस में हमें पढ़ना है। ठीक है, इसका एसआई यूनिट क्या होगा, जी निकाला है तो फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है, न्यूटन। डी, डी क्या है, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का क्या होगा, मीटर स्क्वायर, डी स्क्वायर है, नीचे डिवाइड आ गया तो पर का साइन, मास का क्या होगा केजी, और इस मास का भी क्या होगा केजी, तो क्या जाएगा केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर केजी स्क्वायर। क्लियर है सबको, क्लियर सबको। ज्यादा हो गया। पिछले जो है क्लास में मैंने बताया था कि मैं भी एक टॉपिक नहीं आ रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ। कौन सा टॉपिक, कौन सा चैप्टर था मुझे याद, हाँ वो चैप्टर 2, उसमें मैंने बताया था, फिर स्कूल में भी मेरे बोलने की वजह से हटाया था टॉपिक, एग्जाम में आता हो सेपरेशन वाली टेक्निक। चलो आगे बढ़े। अब देखो एग्जाम में क्या आता है, एग्जाम में आता है स्टेट द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को एक्सप्लेन करो, और साथ साथ इसके क्या पूछे जाते हैं, इसके इंपॉर्टेंस पूछे जाते हैं। क्या पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंस, की आखिरकार इसका यूज कहाँ कहाँ पे हो रहा है ना, इसकी वजह से आखिरकार क्या क्या फायदे हैं, हमारे क्या फायदे हो रहे हैं ना। सबसे पहला इसका इंपॉर्टेंस जो है, जो सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंस है ना, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का जो सबसे पहला इंपॉर्टेंस है, वो सबसे पहला इंपॉर्टेंस क्या है कि इसी यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की वजह से ही, ठीक है, जो हम लोग हैं, ये क्या है, हमारी अर्थ है, यानी धरती है, प्रणाम माता जी, है कि नहीं, धरती मेरी माँ है। तो ये जो अर्थ है, तो इस अर्थ से हमें क्या करके रखता है, बाइंड करके रखता है। क्या करके रखता है, बांध के रखता है। तो ये वही ग्रेविटेशन फोर्स है जिसकी वजह से हमें पता है कि जो अर्थ है हमारी कैसी है भाई, स्फेरिकल है। स्फेरिकल नहीं है, हमें सबको पता है कि भाई चपटी है, लेकिन हम लोग एज्यूम करके चलते हैं कि जो अर्थ है हमारी, पृथ्वी है, वो कैसी है भाई, स्फेरिकल है ना। तभी सारी वैल्यू को हम किस में लेते हैं, अप्रॉक्स में लेते हैं, है ना। अब चपटा के लिए तो कोई फॉर्मूला बनेगा नहीं, है ना। यस, स्पर्श बजट टॉप, है ना। तो अर्थ हमें पता है, तो हम लोग पता है कि हम लोग अर्थ के सरफेस पे रहते हैं, तो लेकिन हमें पता है कि जब अर्थ के सरफेस पे रहते हैं तो हम लोग क्या है भाई, अर्थ के सरफेस से बंधे हुए हैं, बाइंड है, क्या है, बाइंड है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंस यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का क्या, कि भाई इसी ग्रेविटेशन की वजह से हम लोग पृथ्वी से बंधे हुए होते हैं, बाइंड होते हैं। पहला फायदा इसका, पहला इंपॉर्टेंस हो गया क्या, कि भाई इसी ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से हम लोग अर्थ से बंधे हुए होते हैं। दूसरा, हमें पता है कि भाई सन के चारों तरफ, किसके, सन के चारों तरफ कौन चक्कर लगाता है, प्लेनेट चक्कर लगाते हैं। तो जब सन के चारों तरफ प्लेनेट चक्कर लगाते हैं फिक्स ऑर्बिट में, तो वो भी किसकी वजह से लगाते हैं, ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से। ठीक है यहां तक। तो
सन के चारों तरफ जो प्लैनेट्स, कौन प्लैनेट्स क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, तो वो रिवॉल्व भी किसकी वजह से होता है, ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से ही होता है। तो पहला इंपॉर्टेंस क्या है, यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन की वजह से ही हम किससे बंधे हुए होते हैं, अर्थ से बंधे हुए होते हैं। प्लस इसका दूसरा इंपॉर्टेंस क्या है कि इसी ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से क्या होता है कि जो प्लेनेट है वो किसके चक्कर लगाते हैं, अर्थ के चक्कर लगाते हैं। ठीक है यहां तक। और तीसरा इंपॉर्टेंस क्या है कि इसी ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से अर्थ के चारों तरफ जो हमारे भाई चंदा मामा जो हमारे मून है, तो मून जो किसके, अर्थ के चारों तरफ घूम रहे होते हैं गोल गोल एक फिक्स ऑर्बिट में, तो वो भी किसकी वजह से लगाते हैं भाई, ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से। ठीक है यहां तक। तो तीन इंपॉर्टेंस हुए, सबसे पहले कि ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से क्या होता है कि भाई हम लोग अर्थ से बंधे हुए होते हैं, बाइंड होते हैं। प्लस इसका दूसरा इंपॉर्टेंस क्या है कि भाई जितने भी प्लेनेट हैं वो प्लेनेट क्या करते हैं, सन के चारों तरफ क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं एक फिक्स ऑर्बिट में, वो भी किसकी वजह से, ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से। प्लस साथ ही साथ जो अर्थ के चारों तरफ कौन चक्कर लगाता है, मून चक्कर लगाता है, तो वो भी किसकी वजह से, ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से। ठीक है यहां तक। और इसकी चौथी इंपॉर्टेंस क्या है कि तुमने भाई समुद्र में लहरें बनती हुई देखी होंगी, है ना। ये जो लहरें बनती हैं, टाइड्स बनती हैं समुद्र के अंदर, तो ये जो टाइड्स की फॉर्मेशन होती है, ये जो टाइड्स बनते हैं, तो ये जो टाइड्स बनते हैं ना समुद्र में, ये भी किसकी वजह से बनते हैं, जब ग्रेविटेशन फोर्स लगता है किस पे, मून और सन का एक साथ, मून और सन का लगता है किस पे, अर्थ है कि नहीं। तो जो अर्थ है, तो अर्थ के चारों तरफ कौन घूम रहा है, मून घूम रहा है, सन के चारों तरफ अर्थ घूम रहा है। तो जब ये रिवॉल्यूशन लग रहे होते हैं एक दूसरे से, है ना, तो उसी इफेक्ट की वजह से समुद्र में क्या बनती है भाई, लहरें बनती हैं। क्या बनती हैं, लहरें जो बनती है, पानी की जो ऊंची ऊंची लहरें बन रही होती हैं, तो ये लहरें किसकी वजह से बन रही होती हैं, जो ग्रेविटेशन फोर्स किस पे वर्क करता है, मून और सन पे वर्क करता है, किसके साथ में, अर्थ के साथ में। तो कितनी इंपॉर्टेंस हो गई इसकी, चार इंपॉर्टेंस। क्लियर है सबको, क्लियर है। स्पर्श, स्पर्श ने थर्ड पूछा था कि भाई, थर्ड वाला, थर्ड ऐसे था कि भाई जो मून है, मून अर्थ के चारों तरफ जो रिवॉल्यूशन करता है किसकी वजह से करता है, ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से ही कर पाता है फिक्स ऑर्बिट में। लास्ट क्या था, समुद्र में जो लहरें बनती हैं, टाइड्स बनती हैं, वो टाइड्स किसकी वजह से बनती हैं, जो अर्थ के ऊपर ग्रेविटेशन फोर्स एक्ट करता है, किस किसका, मून और सन का, दोनों का ही एक्ट करता है। तो दोनों के एक्ट करने की वजह से वहां पे क्या बनती है भाई, टाइड्स बनती हैं। क्या बनती हैं, टाइड्स बनती हैं, लहरें बनती हैं। ठीक है, समुद्र में हमें पता है कि भाई ग्रेविटेशन फोर्स एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, तो उसी की वजह से लहरें बनना चालू हो जाती हैं। आगे बढ़े। अबे सुनामी इट्स नॉट आवर क्वेश्चन, अभी यहाँ पे सुनामी के बारे में अलग से जाननी हो। अभी ग्रेविटेशन फोर्स पे ही रहे। चलो, 3, 2, 1। ये सारे प्लैनेट मून पे नहीं भाई, नहीं नहीं नहीं, मून सिर्फ अर्थ की सैटेलाइट है केवल। ठीक है, सारे प्लैनेट की नहीं, हर एक प्लैनेट की अलग अलग सैटेलाइट है। ठीक है, नेशनल सैटेलाइट। आजकल तो चाइना भाई तेज चल रहा है, उसने अपना खुद का मून बना दिया, खुद का सन बना दिया। सर्च करना घर पे जाने के बाद, सॉरी क्लास के बाद, कि चाइना ने क्या किया है, अपना खुद का सन और खुद का मून बनाया है, आराम से यूट्यूब पे देखना जाके। लॉन्च हो गया। ठीक है, बहुत तेज चल रहा है वो। मैन मेड सन और मैन मेड मून। चलो, इसके बाद एक क्वेश्चन करो सबसे पहले, खुद ही करोगे। हाँ,
चलो क्वेश्चन करो। क्वेश्चन ये है कि देखो अर्थ है, अभी नहीं है अब आएगा। अर्थ है और अर्थ का जो मास है ना, जो अर्थ है हमारा, अर्थ का जो मास है वो कितना है, 6 × 10⁻24 kg। और जो मून है, कौन है, मून है जो हमारा M2 है, इसका मास कितना भाई, इसका मास है 7.4 × 10⁻22 kg। और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है 3.84 × 10⁻5 किलोमीटर। और जो कैपिटल जी की वैल्यू लेनी है वो 6.7 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर लेना है। अब देखो सबसे पहले ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि भाई अर्थ है, अर्थ का मास इतना है, मून का मास इतना है, ठीक है। अब हमें पता है कि दोनों के ऊपर ग्रेविटेशन फोर्स एक्ट करेगा। कौन एक्ट करेगा, ग्रेविटेशन फोर्स एक्ट करेगा। तो अर्थ क्या करेगा भाई, मून को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। क्यों करेगा, वैसे तो दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे होंगे, लेकिन भाई अर्थ का मास ज्यादा है तो अर्थ क्या करेगा कि ज्यादा ग्रेविटेशन फोर्स लगाएगा। तो ये बोला जा रहा है कि अर्थ मून को कितने ग्रेविटेशन फोर्स के साथ अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। यानी कि जो अर्थ है मून पे कितना ग्रेविटेशन फोर्स लगा रहा है, जिसकी वजह से मून एक फिक्स ऑर्बिट में वहां पे क्या कर रहा है, रिवॉल्यूशन कर रहा है। अब देखो ग्रेविटेशन फोर्स की बात करी गई है, कितना फोर्स लग रहा है, तो हमसे फोर्स पूछा गया है। जब हमसे फोर्स पूछा गया तो फोर्स का फॉर्मूला क्या निकाला हमने, जी M1 मल्टीप्लाई M2, जी M1 मल्टीप्लाई में M2 अपॉन में डी स्क्वायर, यही फॉर्मूला निकाला। यानी कि अगर हमें ग्रेविटेशन फोर्स चाहिए, क्या चाहिए, ग्रेविटेशन फोर्स चाहिए, तो इस ग्रेविटेशन फोर्स निकालने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, जी होना चाहिए, जी की वैल्यू गिवन है। M1 होना चाहिए, M1 की वैल्यू गिवन है। M2 होना चाहिए, M2 की वैल्यू गिवन है। डिस्टेंस होना चाहिए, डिस्टेंस गिवन है। जी की वैल्यू कितनी है भाई, 6.7 × 10⁻11। M1 की वैल्यू कितनी है, 6 × 10⁻24 kg। प्लस M2 की वैल्यू कितनी है, 7.4 × 10⁻22 kg। इसके बाद दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है 3.84 × 10⁻5 किलोमीटर। लेकिन हमें पता है भाई इसकी जो ऐसा यूनिट होती है वो किसमें होती है भाई, जी की वैल्यू की देखो ऐसा यूनिट किसमें है भाई, मीटर में है। डिस्टेंस मीटर में होना चाहिए ये, लेकिन ये तो किलोमीटर में है। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। इसका मतलब है कि 1 किलोमीटर के अंदर 10⁻3 मीटर। 10⁻3 कैसे आया, 10⁻, जो 3 आया वो कैसे है, 3 जीरो थे तो 10⁻3 आ गया। यानी यहाँ पे 10⁻5 है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा भाई, 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10⁻3 से, है ना। 10⁻3 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ देखो 10⁻5 मल्टीप्लाई 10⁻3। अब देख रहे हो बेस सेम है, तो जब बेस सेम होगा तो क्या होगा, बेस सेम होने के बाद क्या होगा, पावर ऐड। तो 5 + 3 कितना हो जाएगा, 10⁻8। तो यहाँ 10⁻5 नहीं, कितना हुआ, 10⁻8। क्यों हुआ, क्योंकि भाई मीटर में लेंगे तो पूरे का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे, स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक डी स्क्वायर है तो पूरे का स्क्वायर करो। अब क्या करो, नंबर को एक साथ लिख लो। ये देखो न्यूमेरिकल है, नंबर से एक साथ लिखो। 6.7 × 6 × 7.4। और 10 वाले एक साथ, 1 2 3, 10 वाले एक साथ लिख लो। नीचे इस पूरे के ऊपर स्क्वायर होने का मतलब स्क्वायर इसका भी होगा, स्क्वायर इसका भी होगा। चलो खुद से निकालो, निकालो निकालो, करो मल्टीप्लाई। इन तीनों को मल्टीप्लाई करो, फिर इसका स्क्वायर निकाल के इससे डिवाइड करो, निकालो आंसर, बताना चालू करो एक एक करके। 2.01 ठीक है, करो करो करो। हाँ अंशु, बाकी करो सॉल्व करके, करो सारे, खुद से मल्टीप्लाई करो।
आए आंसर सबके? दीपांशु का आ गया। वेरी गुड दीपांशु। यस भाई, अर्थ हैवी है, देखो मास देखो, 10 की पावर 24 22 100 गुना हैवी है। वेरी गुड इशिका, शाबाश। सारे निकालो। जब तक करोगे नहीं तब तक होगा कैसे? और एक बार तो पढ़ चुके हैं चैप्टर और क्वेश्चन भी कर चुके हैं। जब तक लाएंगे नहीं आंसर तब तक छोड़ेंगे नहीं। कैलकुलेटर का बस इस्तेमाल नहीं करना है, घर पे हो तो। इस बस 2.01 है शायद, है ना? 2.018 आएगा। देखो यहाँ पे इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करके कितना आएगा? 297.48 आएगा। इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा? 14.74। 2 डिजिट तक ले लेते हैं, है ना? 2 डिजिट तक ले लिया। अब इसके बाद देखो, बेस सेम है। जब बेस सेम होगा तो पावर क्या होगी? ऐड होगी। तो 10 की पावर -11 प्लस 24 प्लस 22। अब देखो, और नीचे क्या बचा? 10 की पावर 8 का स्क्वायर करेंगे, 10 की पावर क्या हो जाएगा? 16। 16 क्यों होगा? 16 इसलिए होगा कि हमें पता, मैथ में पढ़ा है कि भाई एक के ऊपर अगर पावर x हो और फिर उसके ऊपर क्या हो? y हो, तो इसका मतलब क्या होता है कि पावर x मल्टीप्लाई y होती है ना? पावर x मल्टीप्लाई y होती है। तो 8 टू जा कितना हो जाएगा? पावर 16 हो जाएगी। अब ये होने के बाद यहां देखो, जब मैं देखो यहां से पॉइंट हटाऊंगा नीचे 2 जीरो आएंगे, यहां से पॉइंट हटाऊंगा ऊपर 2 जीरो आएंगे, यानी 100 से 100 कट गया। अब इस पूरी वैल्यू को जब मैं इससे डिवाइड करूंगा, पूरी वैल्यू को जब इससे डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा? 20.18। कितना आएगा? 20.18। आगे बढ़ती जाएगी वैल्यू, है कि नहीं? 20.18 2 डिजिट तक ले लिया। मल्टीप्लाई में 24 और 22 कितना होगा? 46 46। और 46 में से 11 गया, 46 में से 11 गया तो कितना आएगा भाई? 35 आएगा। ठीक है यहां तक। देन नीचे डिवाइड में क्या बच गया? 10 की पावर 16 बच गया। अब यहाँ 20.18 मल्टीप्लाई 10 की पावर 35, 10 की पावर 35। अब देखो एक चीज देखो, सबसे पहले एक चीज नीचे देखो, हमें पता है कि जब हम आंसर निकालते हैं तो हम लोग किस में निकालते हैं? साइंटिफिक नोटेशन में, यानी कि स्टैंडर्ड वैल्यू निकालते हैं। क्या निकालते हैं? स्टैंडर्ड वैल्यू। जब स्टैंडर्ड वैल्यू निकालते हैं तो ये जो डेसिमल होता है ना, एक डिजिट के बाद होना चाहिए। किसके बाद होना चाहिए? एक डिजिट के बाद होना चाहिए। अब ये डेसिमल यहां से उठ के यहां कैसे आएगा? एक डिजिट के बाद कैसे आएगा? ये एक डिजिट के बाद तब आएगा जब 20 को मैं 10 से डिवाइड कर दूं तो आंसर कितना आ जाए? 2 आ जाए। यानी 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो जब 10 से डिवाइड करूंगा, देखो नीचे मेरे पास कितने जीरो हैं? 16 जीरो, है ना? अब ये जो मेरे पास 16 जीरो, तो इसको लिख सकता हूँ 10 इंटू 10 की पावर 15 लिख सकता हूँ। 16 जीरो थे ना, तो 16 जीरो में से 15 जीरो को अलग कर दिया और एक जीरो को अलग कर दिया। कर दिया। अब जैसे ही कर दिया तो इस 10 से जब मैं इसको डिवाइड कर दूंगा तो डिवाइड करके कितना आएगा? 2.018 आ जाएगा। मल्टीप्लाई में 10 की पावर 35 पे 10 की पावर 35 रहेगा। और यहाँ पे नीचे प्लस 15 थी पावर, ऊपर जाके क्या हो जाएगी? ऊपर जाके हो जाएगी हमारी 10 की पावर -15 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो गया। देन इसके बाद 2.018 मल्टीप्लाई, देखो बेस सेम पावर ऐड, यानी कि 35 में से कितना जाएगा? 15 जाएगा। 2.018 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितना बचेगा? 35 में से 15 गया तो 20 न्यूटन। क्लियर है सबको? क्लियर? चलो, अब क्लियर है तो एक क्वेश्चन और करो इसी बात पे।
एक क्वेश्चन और करो। स्क्रीनशॉट ले लो फिर रब करूं मैं। डन। रिवीजन में वही पढ़ रहे हैं जो एग्जाम में आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 एनसीईआरटी की अर्थ है 6 इंटू 10 की पावर 24, 2 इंटू 10 की पावर 30 kg, दोनों का डिस्टेंस 1.5 इंटू 10 की पावर 11 मीटर। जी की वैल्यू 6.7 ही ले लो। बताओ कि ग्रेविटेशन फोर्स कितना होगा, निकालो सारे खुद से, निकालो फटाफट। कि भाई अर्थ है उसका मास इतना है, सन है उसका मास इतना है, ठीक है। और सन अर्थ को अपनी तरफ क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। कितने फोर्स के साथ अट्रैक्ट करेगा अगर दोनों के बीच की दूरी इतनी है तो? करो, निकालो। आज क्लास ले लो। हमारे चैप्टर से देंगे भैया ज्योमेट्री और ज्योमेट्री तो ज्योमेट्री सारे बच्चे ना, सर्कल कोऑर्डिनेटर और कंस्ट्रक्शन। भाई वो रिलेशन तब बताएंगे जब पहले फ्री फॉल तो पढ़ लें। देखो यहाँ पे ग्रेविटेशन फोर्स का फॉर्मूला क्या है, जी m1 मल्टीप्लाई m2 अपॉन में डी स्क्वायर, यही है। वेरी गुड जिशान, अरे वाह भाई जिशान, तेरा आंसर भी आ रहा है, क्या बात है, पढ़ने लगा है। नहीं शुभम, जी की वैल्यू कितनी है, 6.7 इंटू 10 की पावर -11। वेरी गुड मंजोत। अर्थ का मास कितना है, 6 इंटू 10 की पावर 30 kg। सन का कितना है, 2 इंटू 10 की पावर सॉरी 24 है ये है 30। नीचे डिस्टेंस कितना है, 1.5 इंटू 10 की पावर 11 का स्क्वायर, ठीक है। वेरी गुड आशुतोष। इन तीनों को एक साथ ले लो, 10 की पावर -11 इंटू 10 की पावर 24 मल्टीप्लाई 10 की पावर 30। तो न्यूमेरिकल वैल्यूज को अलग कर लिया, 10 की पावर वाले वैल्यूज को क्या कर लिया, सबको अलग। अब देखो जब इसका स्क्वायर करोगे, ठीक है यहां तक। वेरी गुड ऋषिका। अब यहाँ पे इन तीनों को मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है, 80.40। 80.40, यही आया। इसके बाद नीचे 1.5 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा,
2.25 आएगा। देन इसके बाद बेस सेम पावर ऐड करोगे, 10 की पावर -11 प्लस 24 प्लस 30। अब नीचे इसका स्क्वायर करोगे, 10 की पावर 11 का स्क्वायर किया तो कितना आएगा, 10 की पावर 22, यही आएगा। अब इसके बाद यहाँ पे 80.4 डिवाइड में 2.25 मल्टीप्लाई 24 और 30 कितना हो गया, 54। 54 में से जब 11 गया तो कितना बचेगा, 10 की पावर 43 बचेगा। अब यहाँ पे नीचे 10 की पावर 22, अब इसको जब इससे डिवाइड करोगे 35.73 आएगा, 35.73। अब इसके बाद मल्टीप्लाई 10 की पावर 43, नीचे 10 की पावर 22 प्लस में है, ऊपर जाके किस में हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। चलो या फिर एक काम करते हैं, अभी नहीं माइनस करते हैं। देखो नीचे 10 की पावर कितनी है, 22 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 इंटू 10 की पावर 21 लिख सकता हूँ। क्यों, क्योंकि भाई मुझे किस में लेके आना है, हाँ एक स्टैंडर्ड यूनिट में लेके आना है। स्टैंडर्ड यूनिट का मतलब क्या है कि ये डेसिमल एक डिजिट के बाद होना चाहिए, लेकिन ये किसके बाद है, 2 डिजिट के बाद। जब 2 डिजिट का मतलब है इसे एक डिजिट पीछे लाना है, जब एक डिजिट पीछे लाना है मतलब 10 से डिवाइड करना है। किससे, 10 से डिवाइड करना है। जब 10 से डिवाइड करना है तो देखो मेरे पास नीचे 22 जीरो तो पहले से ही है, 22 जीरो को 2 हिस्से में लिख सकता हूँ, 10 इंटू 10 की पावर 21 है ना, 21 जीरो अलग, एक जीरो अलग, तो 21 और एक 22 जीरो के बराबर आ गया। 10 से जब इसको डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, 3.57 आ जाएगा। 3 लिखो या मत लिखो कोई दिक्कत नहीं है। मल्टीप्लाई 10 की पावर 43, ये नीचे प्लस 21 है, ऊपर जाके -21 हो जाएगा। 3.573 इंटू 10 की पावर 22 न्यूटन। क्लियर है यहां तक, क्लियर सबको? मोस्टली बच्चों ने खुद करके फिनिश कर दिया था।